हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पॉलिटी से बनाए हैं और उनका हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। शुरू करने के पहले आप लोगों ने करना यह है कि एक पेपर लेके बैठें, उस पर एक तरफ आप आर लिखें, आर से मेरा मतलब है राइट, और एक तरफ रॉन्ग लिखें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करते चले जाएंगे तो राइट में आप उनको देखते जाइएगा कितने सही हुए हैं, उस हिसाब से डंडे बनाते जाइए, और रॉन्ग में कितने गलत हुए हैं उस हिसाब से अपने डंडे बनाते जाइए। लास्ट में जब हम लोग फाइनली पूरा टेस्ट कर चुके होंगे तब हम लोग कैलकुलेशन लगाएंगे। तब राइट जो भी आपके हुए हैं उसके साथ में आप 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और रॉन्ग जितने भी आपके हुए हैं उसके साथ आप 1.33 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो भी फिर निकल कर आएगा वो आपका नेट स्कोर होगा। ठीक है, इसकी मदद से फिर यही जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आपका जीएटी में एनडीए में स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज आपको करनी है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो आपको अंदाजा हो गई। एक तरफ राइट लिखें, एक तरफ रॉन्ग लिखें, और लास्ट में फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं रिलाई करता हूँ आप लोगों की अपनी ईमानदारी के ऊपर कि आप लोग कितनी ईमानदारी के साथ में स्कोर कैलकुलेट कर कर मुझे बताएंगे। और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड सिर्फ इस चीज में हूँ कि आप लोगों को अंदाजा लगे अपनी प्रिपरेशन का, आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों की तैयारी अभी कितनी चल रही है, कितना और इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। 15 सवाल हैं, हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, तो मैक्सिमम ये टेस्ट जो है आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। चलें, जो यहाँ पे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए भी मेरा यही है कि आप लोग एकदम से जवाब नहीं देंगे, हाथ उठाइएगा, मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन जिसको भी बोलूंगा फिर वो उसका जवाब देगा। शुरू करें। पहला सवाल, which of the following is correct combination of justice sought to be secured to the citizens of India in the preamble to the Constitution of India? अब ये जो लिखी हुई है फैंसी अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल में आपको कितनी तरीके की जस्टिस देने की बात की गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। चलो बताओ। पक्का? बाकी कोई कंफर्म? ठीक है कि तो सही जवाब क्या है, डी। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग इसका जवाब डी लगाने वाले थे, बाकी लोग नहीं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें इनमें से कौन सी डेट जो है वो मेंशन की गई है? 26 नवंबर 1949 कंफर्म? कितने लोग ये लगाने वाले हैं? चलें गुड। तो सही जवाब क्या हो गया इसका, ए। याद रखिएगा प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949 लिखा गया है, ना कि 26 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रियम्बल जिस दिन ये डेट मेंशन की गई है उस दिन कुछ थोड़े बहुत प्रावधान लागू हो गए थे, बाकी बचा हुआ फिर संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चले आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज। प्रियम्बल जो है वो संविधान के इंटरप्रिटेशन में यूजफुल है, उसकी वजह क्या है? देखिए बताइए क्या आंसर होगा। अगर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रावधान वगैरह संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसमें वो प्रियम्बल का इस्तेमाल कर कर प्रियम्बल की रोशनी में भी संविधान के उस प्रावधान की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पॉइंट ये पूछा गया है या सवाल ये पूछा गया है कि आखिर किस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं, क्यों प्रियम्बल का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए हो सकता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। पहला, यूजर्स वैल्यू लोडेड वर्ड्स, यानी कि फैंसी फैंसी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो अपने को एक से पल्ले नहीं पड़ते और अपने को उसके लिए डिक्शनरी खोलना पड़ती है इसलिए। दूसरा, contains the real objectives and philosophy of the constitution maker। तीसरा, is a source of power and limitation। चौथा, gives an exhaustive list of basic features of the constitution। बताएं जी। डी, डी, बी, कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हाँ ये बात सही है। प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये बेसिकली एक समरी है, इसमें आपको समझ में आता है कि संविधान के अंदर आपको मिलेगा क्या। ये उसी तरह से है कि आपकी किताब के ऊपर लिखा रहता है कि मैथ्स की किताब है या साइंस की किताब है। ऐसा तो नहीं होता फिजिक्स की किताब आप खोलो और उसमें आपको शेक्सपियर देखने को मिल जाए अंग्रेजी के लिटरेचर के साथ में, है ना। तो किताब के पहले पन्ने पे लिखा रहता है कि इसके अंदर भैया है क्या। तो उसी तरह से संविधान खोलने के पहले ही आपकी प्रियम्बल पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि इसमें किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है वो आपको संविधान से समझ में आ जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कई बार हम लोग इंटरप्रिटेशन के लिए कर सकते हैं। कितने लोग भी लगाने वाले थे? पक्का?
Who among the following had moved the objective, आसान सवाल है यार, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of preamble of the Constitution of India and the Constituent Assembly on December 13, 1946? भारत के संविधान को लिखने वाली जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किए थे जो बाद में जाके प्रियम्बल बन गए? बताओ। पक्का? जवाहरलाल नेहरू साहब ने आपके जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको मूव किया था, और जब पूरा संविधान पास हो हुआ गया तो अल्टीमेटली इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बना दिया गया था। जिन लोगों को नहीं पता याद रखिएगा इस बात को, ये सवाल कई बार आया हुआ है। जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी। कितने भाई लोग डी लगा रहे हैं अपने? पक्का? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? आसान सवाल है, इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है? अब जिसने अगर क्लास यूट्यूब के भी लेक्चर देख रखे हैं या जिसने क्लासेस कर रखी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे सवाल का जवाब बनना चाहिए, और इसका जवाब देंगे आप जो मुंह चला रहे हैं बीच में। हाँ तुम, इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? कंफर्म बताओ, ऐसा थोड़ी ना दोनों गोले भर कर आओगे क्या? राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट नहीं है? पक्का? गुड, शानदार। और कोई? बोलो बोलो। पक्का? राइट टू प्रॉपर्टी आज की तारीख में फंडामेंटल राइट नहीं है। जब संविधान बना था तब ये जरूर फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया, और आज की तारीख में ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सवाल क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? जवाब क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी। बेटा एक काम करो, थोड़ा सा पढ़ाई करो। फंडामेंटल राइट्स में पहला फंडामेंटल राइट ही राइट टू इक्वालिटी है, तो मुझे ही फंडामेंटल राइट नहीं बोल रहे हो। दिस इज सेइंग अ लॉट अबाउट योर प्रिपरेशन। थोड़ा और मेहनत की जरूरत है आपको। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा ये कितने लोग लगा रहे थे? गुड, आगे बढ़ते। फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट डाले गए हैं आखिर अपन ने किसके संविधान से कॉपी किए हैं, या फिर किसके संविधान को देखकर अपन इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, अपन ने लिख मारे अपने फंडामेंटल राइट्स? बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? पक्का? यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था जिससे अपन ने फंडामेंटल राइट्स लिए? बिल ऑफ राइट्स। गुड, सही जवाब क्या है इसका? ए। चले आगे बढ़ते हैं। कितने लगा रहे थे ये? चलें ऑलमोस्ट सभी का सही है। which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? भारत में सिटीजनशिप जो देने का पावर है, इसको रेगुलेट करने का पावर किसके पास? मतलब किसको देनी है किसको नहीं देनी है, कौन रेगुलेट कर सकता है नागरिकता? कौन सी संस्था ये डिसाइड कर सकती है कि किसको नागरिकता देनी है नहीं देनी है? सिटीजनशिप किससे लेनी है, इसमें क्या प्रावधान जोड़ने हैं क्या घटाने, कौन रेगुलेट कर सकता है? पक्का? चलें गुड, इसका सही जवाब क्या है? पार्लियामेंट। चलें जी आगे बढ़ता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया। यार हद आसान सवाल है, भारत का संविधान इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? बताइए, सब लोग बताइए। पक्का? कंफर्म? गुड, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह की ये बात है अपन ने कौन से संविधान से उठाई है? ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। पक्का? कनाडा से लिया है। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां पे वो जो उनकी पूरे के पूरे स्टेट जो कनाडा है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलता है। ठीक है, चलिए कितने लगा रहे थे? गुड। अगला, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1950 एस। इसको हिंदी में समझाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपन ने आधे से ज्यादा कॉपी कर दिया अपने संविधान में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके कुछ प्रावधान डले हुए थे, इनको भी अपन ने अपने संविधान में समाहित किया है, डाला है। इस भाई का पूछना यह है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिए, जीवाई 1935 से कॉपी पेस्ट कर दिए, वो अपने संविधान में किस नाम से डाले गए? बताइए किस नाम से डाले गए? सिर्फ दो ही लोग। फिर सवाल दोहरा देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रावधान था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। वही चीज अपन ने जस की तस कॉपी पेस्ट कर दी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ अपने संविधान में। सवाल ये पूछा गया अपने संविधान ने ये सारे प्रावधानों को कॉपी पेस्ट तो कर दिया बट इनका नाम चेंज कर दिया। वो नाम क्या है? बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सही है, गुड। कितने लोग लगा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? कितने लोग लगा रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? चलें गुड, तो इसका सही जवाब हो गया बी। अगला,
हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता? बताइए, चलो तुम बताओ। बी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते। चलें, आप बताएं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, चलें ठीक है, सही बात है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, भारत के राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है उसमें भारत के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर्स जो इलेक्शन लड़कर आए हों, नॉमिनेट होकर ना आए हों, हिंदी में बोला जाता है मनोनीत। वो सारे जो डायरेक्ट चुनकर आए हों, चाहे राज्यसभा के लड़के हों चाहे लोकसभा के लड़के हों, मगर इलेक्शन लड़कर जीत कर आए हों, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन, मनोनीत होकर ना आए हों, पहले वो। दूसरे, आपका जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा के जितने भी चुने हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज हैं, यानी कि आपके जितने भी चुने हुए विधायक हैं वो सारे। दिल्ली और पुडुचेरी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुने हुए लड़के हैं वो, इतने लोग जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई सांसद है जो मनोनीत होकर आया है, यानी कि इलेक्शन लड़कर नहीं आया, नॉमिनेट होकर आया, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। राज्यों की विधानसभाओं में कोई विधायक है अगर एमएलए वगैरह मनोनीत होकर आया है किसी प्रावधान के तहत, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और राज्यों में अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के लड़के चाहे इलेक्ट होकर आए हो चाहे नॉमिनेट होकर आए हो, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस हिसाब से देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के लड़के जो हैं या मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सही जवाब क्या हो गया 10 का? सी। कितने लड़के लगा रहे हैं यहां पर? 1 2 3 4 5, बस। चलें ठीक है। 11, अंडर द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ कितने टाइप? भारत के संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को कितने तरीके की इमरजेंसी पावर दी गई है? आप चाहे बच्चा कोर्स से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, यूट्यूब पे देखा हो, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, उससे सवाल बन जाएगा, आसान है। सब लोग बताएं साथ में। 3। कौन कौन सी इमरजेंसी? गुड, भारत के राष्ट्रपति को 3 तरीके की इमरजेंसीज दी गई है। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 3 तरीके की इमरजेंसी पावर दी गई है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा दूसरा आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और तीसरा होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कभी नहीं लगी आज तक, ठीक है। सही जवाब हो गया डी। कितने लगा रहे थे? गुड। अगला, when the office of both the president and the vice president are vacant, who performs their functions? जब भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली पड़े हों, या तो लड़के वो रिजाइन करके चले गए हों या मृत्यु हो गई हो, कुछ भी वजह हो, दोनों पद आपके खाली पड़े, इन पर कोई काम करने के लिए नहीं बैठा, इस कंडीशन में इनके फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? तुम बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पक्का? पक्का? चलें, कितने लोग लगा रहे हैं सीजेआई? गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली पड़ा है, खाली पड़ा से मेरा मतलब ये नहीं कि छुट्टी लेकर वो कहीं पे अगर वेकेशंस मनाने गए, खाली पड़ा से मतलब है या तो रिजाइन कर दिया है या उनके ऑफिस में रहते रहते उनकी मृत्यु हो गई है और नया लड़का अभी तक चुनकर आया नहीं है राष्ट्रपति के तौर पर काम करने के लिए। अब उनकी फिर फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? वाइस प्रेसिडेंट। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की भी ऑफिस में रहते रहते मृत्यु हो गई, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने भी आपका रिजाइन कर दिया। उस केस में अब आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली पड़े हैं। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करता है? उस केस में प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करता है भारत का के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी अगर मृत्यु हो गई या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी खाली पड़ा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का फिर जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अगर अपने भारत के राष्ट्रपति का अगर पद वेकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ करते हैं ऐसा, भारत के राष्ट्रपति का अगर पद जो है वेकेंट पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट साहब अपनी पोस्ट पर नहीं है, उस कंडीशन में इनके फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट साहब। अगर भारत के उपराष्ट्रपति साहब जो भी अगर वो भी अगर नहीं है, उनका भी पद वेकेंट पड़ा हुआ है, उस केस में भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रेसिडेंट के। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो भी अगर मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं से मतलब इनका पद भी अगर वेकेंट पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है वो फिर सारे फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करता है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कोई इश्यूज तो नहीं? चले, तो सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताएं कितने लड़के लगा रहे थे? गुड, वेरी गुड।
अगला देखते हैं, हु डिसाइड्स ऑन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर किसी तरीके का वाद विवाद हो गया, किसी ने बोला कि मैं नहीं मानता कि मैं हार गया, या फिर किसी ने बोल दिया चीटिंग हो गई, इस तरीके कोई भी विवाद उठ जाता है, तो उस केस में कौन डिसाइड करता है कि ये मैटर, ये जो भी मैटर बनता है इलेक्शन के डिस्प्यूट को, उसको कौन डिसाइड करता है? पक्का? क्या लगता है? सही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, ठीक है। और इनके फैसले के खिलाफ कहीं जा सकते हो आप? नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जो भी नाटक है अपना है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और एक बार डिसाइड हो गया तो लड़का फिर कहीं नहीं जा सकता, खेल खत्म उसके बाद। क्लियर? अगला देखते हैं, When a constitutional amendment bill goes to the president, ही जब भारत के राष्ट्रपति के पास में एक संविधान संशोधन का बिल पास होकर जाता है, तब वो क्या कर सकते हैं? चार ऑप्शन है, बताइए। भारत के संविधान का संशोधन का बिल भारत के राष्ट्रपति के पास गया, पास हो हुआ कि हर जगह से जहां जहां से जाना है। अब भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बिल कई तरीके के होते हैं, एक बिल ये भी हो गया संविधान संशोधन का बिल, जिसके पास होने पे संविधान संशोधित हो जाएगा, उसमें अमेंडमेंट या चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरीके का बिल संसद से पास हो हुआ के राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति क्या करेगा? क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर साइन करने के लिए बाउंड है, ना तो वो मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, ना वो उसको लटका के रख सकता है, ना उसको लौटा सकता है। बाकी बिलों की कहानी अलग है ना, अलग अलग बिल्स की अलग अलग कंडीशन है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में राष्ट्रपति को अपना एसेंट देना ही पड़ता है। वो ना ये बोल सकता है कि मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कल साइन कर दूंगा, लटका के रखे एक आध महीने बाद साइन कर दूंगा, ना वो ये बकवास कर सकता है, ना वो ये बोल सकता है कि मैं साइन नहीं करता, आप जाओ फिर से कंसिडरेशन लेकर आओ, या फिर ये बोल दे कि मैं साइन ही नहीं करूंगा। तीनों कंडीशन नहीं है, ना मैं लौटा रहा हूं तुम्हें, ना मैं मना कर रहा हूं, ना मैं लटका रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको साइन करना ही पड़ेगा अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी कितने लोग लगा रहे थे? सिर्फ दो, गुड। अगला और लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन नहीं लिख सबमिट करता? बताइए। अगर आपने बोला कि बस मन भर गया, नहीं काम करना इस पोस्ट पे, तो इनमें से कौन सी पोस्ट पे जो लड़का है वो रेजिग्नेशन भारत के राष्ट्रपति के नाम नहीं लिखता? बताइए। किसको देता है? डेप्यूटी को। और डेप्यूटी अगर रेजिग्नेशन करता है तो किसको देता है? स्पीकर को देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है लोकसभा के, तो वो किसको दे रहा है? डिप्यूटी स्पीकर को दे रहा है, ठीक है। और डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना तो किसको दे रहा है? स्पीकर को दे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ में अपने 15 सवाल खत्म होते हैं। अब आप लोग चलिए, ये 16वें से नहीं करना अपने को, बस 15 सवाल तक ही रखना था। 15 4 जा 60, अपना 60 नंबर टोटल होते हैं। जितने आपके सही हुए हैं उनको कर दीजिए राइट से मल्टीप्लाई, और उनको कर दी, जितने आपके सही हुए उनको कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, और जितने आपके गलत हुए हैं उनको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 4/3, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये नंबर से अपना नेट स्कोर कैलकुलेट करिए, यही वो फॉर्मूला है, ये आप इस जिसकी मदद से जीएटी में, एनडीए में आपका जीएटी का स्कोर कैलकुलेट होगा, और जो भी निकल कर आता है वो नेट स्कोर आप मुझे बताएं, फिर अपन देखते हैं किसके सबसे ज्यादा आए, किसके और थोड़े से मेहनत की जरूरत है, किसको। करिए कैलकुलेट जल्दी से। और ऑनलाइन बच्चे भी जो इसको बाद में देखेंगे वो अपने अपने स्कोर कैलकुलेट कर कर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मुझे आप लोगों के स्कोर्स का भी एक अंदाजा लग जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा और कितनी मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। चलें जी, 56 आउट ऑफ 60 आपके, 50.66 एक्सीलेंट आपके, नॉट बैड, 56 गुड। बहुत मेहनत की जरूरत है भैया आपको, आप रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं, फिर क्या वजह है कि स्कोर इतना और अच्छा आना चाहिए था आपके। नॉट बैड, बट जिस तरह से आप बाद में आए और उसके बाद आपने इतना अच्छा स्कोर किया, गुड। तेज बोलो, और मेहनत करिए, और मेहनत करिए। 60 आउट ऑफ 60 एक्सेलेंट आपके, 55 पॉइंट आपके, 52 बढ़िया है। तो आज के अपने टॉप स्कोरर कौन है? नाम बताइए भाई आपका। पहला आयुष गुप्ता, इनके आ रहे हैं 60 आउट ऑफ 60 एक्सेलेंट। सेकंड नंबर पे कौन है? दो लोग हैं, आपका नाम है चिराग, चिराग, और दूसरे आपका नाम है अनुराग।
दोनों के आ रहे हैं 56 आउट ऑफ 60। चलें तीसरे पे, तीसरे पे कौन है? कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 50। तुम्हारे? 55.67 आउट ऑफ 60। एक्सेलेंट। चलिए तो ये आज के टॉप स्कोरर्स हैं। जो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, अगली बार और मेहनत कर कर आइए। आई एम एक्सपेक्टिंग आप और अच्छा कर सकते हैं। चलिए तालियां बजाएं इनके लिए और जरा अच्छे से बजाइएगा, और अच्छे से बजाइए। क्लैप लाइक सोल्जर्स। चलें सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। आगे भी अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें, इसी तरह से मेहनत करते रहें। जो उतना अच्छा नहीं कर पाए और हाथ पैर मारिए, ठीक है? जो उतना अच्छा नहीं कर पाए, सीधी सीधी सी बात है, और हाथ पैर मारिए। कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। श्री कृष्ण 5-7 हजार साल पहले कह के चले गए हैं। यही बात मैं आज रिपीट कर देता हूं, यही बात कल रिपीट होगी और उसके बाद भी रिपीट होगी। कर्म कर्म कर्म, कर्म के ऊपर कुछ नहीं है। कर्म करिए, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है? जितना कर्म कर, वही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान वाली बात। जो मुझे पूरी कहावत याद नहीं आ रही, बट कुछ ऐसा ही है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, सॉर्ट ऑफ। तो मेहनत करिए बस, कुल मिला के। इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। ऑनलाइन बच्चे जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखें, वो भी अपने अपने स्कोर डालिए। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गुड, जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे और बैकअप करिए और मेहनत करिए और करते चले जाइए। इसी नोट पे अपन खत्म करते हैं और इसी तरीके के और भी सेशंस अपन लोग आगे लेकर आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इस तरीके के फिर कुछ लाइव सेशंस भी होंगे, मगर it all depends upon your response as well as the efforts that you are going to put. So on this note, I would be calling it the day and concluding the session. Thank you. Jai Hind, and may God bless you all. Thank you.